4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या मैं यूं कहूं कि प्रधानमंत्री जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि चुनाव आयोग भी चुनाव की तिथि घोषित करने से कुछ महीने पहले एक्टिव हो गया। और एक्टिव ऐसे नहीं हुआ है, उसने उस जगह पर हाथ मारा है कि जहां पर तमाम विपक्षी दल सारे मुद्दे पीछे छोड़कर उस पर लग गए, यानी कि वोटर लिस्ट के अंदर काट छांट करना। क्या बीजेपी को मालूम नहीं था कि इस तरह की बात करने से हंगामा मच जाएगा? इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। ये जो विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, इसके अंदर जो बिहार का मुद्दा बनाया गया, जरा ये भी पता कर लो कि बिहार के लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी पीछे क्यों है। नीतीश कुमार प्रशासन देने में अगर विफल हुए तो क्यों हुए? खैर, मैं आपको ये बताने हाजिर नहीं हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी शानदार और बड़ी जानदार और बड़े बड़े पत्रकारों के डिस्कशन के ऊपर मबनी खबर देने के लिए हाजिर हुआ। क्या है? बिहार इलेक्शन खाली बिहार इलेक्शन नहीं है, प्रधानमंत्री का पद पर बने रहना इस बात की जमानत है कि बीजेपी वहां जीत जाए। अगर बिहार के अंदर बीजेपी हार जाती है तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। अब आप कहोगे मैं क्या नई कहानी गढ़ने आया हूं, सारी बातें एविडेंस के साथ करूंगा। आपको मालूम है कि निशिकांत दुबे ने भी, कल भी मैंने खबर बताई थी। आप जरा खबर कम सुनते हैं, बराए करम खबर थोड़ा सुनना करें, बढ़ाएं, ज्ञान चक्षु खुले, मेरे भी खुले, आपके भी खुले। तो उसने कहा, निशिकांत दुबे ने, के साथ कोई रिटायरमेंट का मामला नहीं है, यानी कि बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा। राम माधव का भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कल एक आर्टिकल छपा, उसने कहा नहीं, इसके बाद में कोई नहीं है, ये कोई मसला नहीं है रिटायरमेंट का, ये वो। यानी कि मोहन भागवत भी आजीवन बने रहे और मोदी जी भी आजीवन बने रहे। सीज फायर हो गया दोनों के बीच में। अब बीजेपी की तरफ से भी क्लियर हो गया कि हमारा स्टैंड क्या है, और आरएसएस की तरफ से भी स्टैंड क्लियर हो गया कि उनका स्टैंड क्या है। तो अब आप इस बारे में तो रहने दीजिए कि आरएसएस चाहेगा कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाए, चूंकि वो खुद रिटायरमेंट होने वाले, उनका खुद 75 में मामला होने वाला है भागवत साहब का। लेकिन बात यह है कि इस समय तो आरएसएस चुप बैठ गया है। बिहार इलेक्शन में आरएसएस पूरी तरह से फिजिकली शायद अपने आप को इन्वॉल्व ना करे, ये दिखाने के लिए कि अब आप इलेक्शन जीत कर दिखाएं। और वैसे भी उनके 100 बरस पूरे हो रहे हैं। विजयदशमी के टाइम से, जब से बिहार के इलेक्शन की जो शम्मा जलेगी, तो उन्हें अपना जो है 100 बरस का वो तमाम प्रोग्राम्स करने हैं। तो आरएसएस संभवतः बिहार के अंदर थोड़ा पीछे हट जाएगी, केरल पर ही ध्यान देगी। तो ऐसे में आरएसएस जो है पीछे हट रहा है, उसको वो भी बोल देंगे कि अब मोदी जी जरा जीत कर दिखाओ। महाराष्ट्र के अंदर तो फडणवीस के चक्कर में आ गए थे हम, और हरियाणा और दिल्ली के अंदर हमने ड्राइंग रूम बैठक करनी शुरू कर दी थी। हमने बदल कर रख दिया था, लोगों के जहन को हिप्नोटाइज कर दिया था, और मुल्लाओं का डर दिखा करके हमने बीजेपी की सरकार को बनवा दिया था। अब आप बिहार में काम करें जहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, चलाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वह जातियों का इतना जबरदस्त तरीके का एक समीकरण है दोस्तों कि वहां एक नया सर्वे आया है दलितों के बीच में, वहां राहुल गांधी बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। खैर, ये बात तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं बात आ जाती है वहां पर कि बिहार में अगर प्रधानमंत्री जी प्रदर्शन नहीं कर पाए विदाउट द आरएसएस एक्टिविटीज, व्हाट विल बी हैपन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द बिहार इलेक्शन। होगा यूं कि अब आरएसएस मुखर हो जाएगी कि हमारे बिना आप जीत नहीं पाए। तो मोदी जी की बहुत बड़ी कोशिश यह है कि किसी भी प्रकार से बिहार को, हम आपने देखा भी है, मोतिहारी आए थे, कहाँ आए थे वो, वहां पर उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। अब ऐसे में दोस्तों, मोदी जी क्या बिहार का इलेक्शन जीत लेंगे? काम तो यही किए जा रहे हैं, सारे काम परपंच जो भी हो सकता है, पार्टियां जो भी करती हैं, खाली बीजेपी नहीं, सभी लोग करते हैं। ये सब अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। मोदी जी कोई रवांडा से नहीं आए, हमारे प्रधानमंत्री देश के वासी हैं। उनकी नीतियों से आप बेयर कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनसे अगर कुछ अर्लित काम हुए तो अच्छे भी काम हुए होंगे, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन एक बड़ा काम जिसकी हम बाकायदा भर्सना और भी करते हैं, और बाकायदा हम एविडेंस के साथ आपके सामने भी रखते हैं, ताकि स्थिति क्लियर हो। क्योंकि जिसको सूचना देने का काम था गोदी मीडिया, वो तो चाटुकार बन गया है। तो लिहाजा हमारे नाजुक कंधों पर, छोटे छोटे यूट्यूबर्स के नाजुक कंधों पर ये जिम्मेदारी आती है कि जेल से बचते बचाते एविडेंस के साथ बड़ा शब्दों को संभालते हुए बात करें, वरना अजीत अंजुम की तरह रिपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों बात यह है, अब प्रधानमंत्री जी अकेले पड़ गए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। तो बिहार के इलेक्शन में जब बिना आरएसएस के निकल कर आ रहे हैं, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ईश्वर ना करे
वो जीत गए, अगर ईश्वर ना करे वो हार गए, मैं तो दोनों बातें कह रहा हूं, तो दोनों सूरतों में इस आरएसएस का हाल क्या होगा। आरएसएस ये करेगी कि आपसे इलेक्शन नहीं जीता गया, लिहाजा 75 साल के भी हो गए, आप मार्गदर्शक मंडल में जाएं या युवाओं को आप आने का मौका दें। चूंकि बिहार की जो हार है वो बेसिकली मोदी जी की हार होगी, चूंकि वहां बीजेपी का कोई चेहरा तो है नहीं, मोदी जी के अलावा जो छोटे मोटे चेहरे हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी के सामने ये परीक्षा की घड़ी खाली बिहार नहीं है, प्रधानमंत्री का पद भी उनके सामने है। चूंकि अब ये बातें पार्टी के अंदर उठने लगी हैं, हालांकि ये बातें मैं कह सकता हूं बेसलेस नहीं है, इसके अंदर कुछ जान भी है, क्योंकि मोदी जी ने ही तो ये कानून बनाए थे। अब कभी तो फडणवीस का नाम आ जाता है, देवेंद्र फडणवीस, मुझे पता नहीं वो इतने काबिल आदमी कैसे हो गए कि मोदी जी के 10% भी वो आके सामने खड़े होते हो। मोदी जी का सबसे बड़ी कामयाबी तो मैं आपको ये बताऊं दोस्तों, आप कुछ भी कहते रहिए कि उस आदमी ने 12-13 साल वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में और 11 साल या प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को कितना जबरदस्त तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है। वहां बीजेपी जो है गुजरात में भी सर नहीं उठा पाई, यहां पर भी सर नहीं उठा पाती। ये क्या कम छोटी बात समझते हैं इतनी बड़ी पार्टी को चलाना, रहसे करना। दूसरी बात, किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि दो शब्द पूछ ले, सवाल ही कर ले भाई। कल मैं एक अधिकारी को देख रहा था, हमारे भी परिचित हैं, वो अमित शाह के सामने खड़े थे। मैं हालांकि वो बेचारे आईपीएस में खड़े तो होंगे ही, लेकिन उनके खड़े होने का अंदाज मुझे लगा, मैंने कहा यार कमाल हो गया। यही अमित शाह थे अभी गुजरात में कुछ दिनों पहले, क्या हालात थे, और आज यह है कि देश के बादशाह माने जाते हैं। खैर वो एक अलग चीज है, सत्ता चीज ही ऐसी होती है। तो दोस्तों मोदी जी के सामने ये एक दिक्कत है। अब बिहार का इलेक्शन, आप बिहार के मध्य, मैं शुरू से इस बिहार के खिलाफ थोड़ा सा इसलिए रहता हूं, बिहार के खिलाफ नहीं, बिहार की राजनीति के खिलाफ। 12 सांसद हैं पूरे देश की, अब पलटी मारी, जब पलटी मारी नीतीश भागे, नीतीश आए, पहुंचते ही नीतीश के बदल गई बात, अमित शाह ने उसे बुलाया। अरे ये इतनी खबरें चल रही कि मुझे लगने लगा कि ये जो समय गुजरा, मैंने बहुत पहले एपिसोड बनाया था, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, कि ये पलटी नहीं मारेंगे, इनके पास जगह ही नहीं है अभी। हाँ, आखिरी वक्त में जब दिया बुझबुझाता, यहां पर अगर वो छक्का मार दें तो पार्टी भी बच जाएगी और नीतीश कुमार का नाम भी जो है अमर हो जाएगा, जहां तक मुझे अंदाजा लगता है। पता चल जाएगा कि एक आदमी नेता बिहार का ऐसा भी हुआ है कि जिसकी पार्टी को छीन लिया गया है, जिसको किसी प्रकार से पंगु बनाने की कोशिश की, लास्ट टाइम में जो पलटी मारी है कमाल करके रख दिया है। ये ऐसे अब आके लगता है मुझे कभी कभी, चूंकि वो थोड़ा आड़े भी चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की वजह से भी उनके अंदर जान पड़ी। मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए बिहार का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो इतनी सारी बातें वो करके आए। कोई और चेहरा है नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां हार गए, यानी कि बीजेपी अगर हार गई, जो कि उम्मीद थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, चूंकि वो जो समीकरण आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे, अलग एपिसोड बनाऊंगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि आरएसएस कहेगी कि हाँ साहब आपसे ये काम नहीं होगा, वो फिल्म देखी आपने वासेपुर, तुझसे ना हो पाएगा। तो ये ऐसा हो सकता है। अब तुझसे ना हो पाएगा तो फिर दूसरी जगह मार्गदर्शक मंडल है। हालांकि ये सब ख्याली पुलाव है, लेकिन ये बात हकीकत है कि जो अपर हैंड आरएसएस का चल रहा था, मोदी जी ने किसी प्रकार से उसको अभी कम कर दिया है। बिहार हारते के साथ ही आरएसएस का अपर हैंड हो जाएगा और बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी कि तुझसे ना हो पाएगा। आपको खबर अगर अच्छी लगती है तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, ये तो हो पाएगा। आता हूं हाजिर होकर। जय हिंद।